अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर हैदर अब्बास। आज फिर एक बार आपकी खिदमत में हेल्थ आवर लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। ये प्रोग्राम हिदायत स्टूडियो की ताउन से किया जा रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि हर हफ्ते दोपहर 3 से 4 बजे ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में हाथ पेश करते हैं। आप हेल्थ आवर देखना मत भूलिएगा हमेशा। और आज जो है हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर नाज़रीन आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं, जिसको स्ट्रोक या उर्दू में जिसे फालिश कहते हैं। स्ट्रोक जो है वो बहुत ही कॉमन बीमारी है। हम चूँकि इंग्लैंड में रहते हैं तो इंग्लैंड के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि हर साल इंग्लैंड में यूके के अंदर 150,000 लोग जो हैं वो स्ट्रोक से या फालिश से मुतासिर होते हैं। तकरीबन ये देख लीजिए कि स्ट्रोक कितना कॉमन है कि हर 5 मिनट बाद एक आदमी स्ट्रोक से सफ़र होता है। और स्ट्रोक जो है का नाम है 3rd कॉमन डिज़ीज़ है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द डेथ। आज का ये प्रोग्राम हमारा जो है हेल्थ आवर इंटरैक्टिव प्रोग्राम होता है। इसके अंदर आप उर्दू में, पंजाबी में, इंग्लिश में, किसी भी ज़बान में हमसे सवालात कर सकते हैं। और हम हमेशा अपने इस प्रोग्राम के अंदर हम एक स्पेशल गेस्ट को बुलाते हैं। आज हमारे स्पेशल गेस्ट जो हैं वो डॉक्टर ज़ुबैर अहमद साहब हैं। डॉक्टर ज़ुबैर अहमद साहब एक स्पेशल इंटरेस्ट है, ये जीपी हैं और इनका स्पेशल इंटरेस्ट है डायबिटीज़ में, स्ट्रोक के अंदर। और इसके अलावा इनका जो स्पेशल इंटरेस्ट, ये डायरेक्टर हैं ओल्डम कमीशनिंग बोर्ड, ओल्डम हेल्थ अथॉरिटी के। डॉक्टर ज़ुबैर साहब, मोस्ट वेलकम। आपको प्रोग्राम में जो है वो खुशामदीद कहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और हमारे साथ ताउन कर रहे हैं और हमारी पब्लिक को जो है हर दफ़े इसके लिए उनकी बीमारियों के बारे में आप जो है वो अपने एक्सपर्ट आइडिया से और एक्सपर्ट एडवाइस से हमें जो है वो मुफीद कर रहे हैं नाज़रीन को। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर साहब, और सामीन को मेरा बहुत सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि मैं आपसे पढ़ूँगा कि जैसे कि ये स्ट्रोक जो है, अभी मैं जैसे कह रहा था कि बहुत ही कॉमन डिज़ीज़ है और बहुत ज़्यादा हमारी कम्युनिटी भी बहुत इससे मुतासिर है। तो ये बताएं कि आखिर ये स्ट्रोक है क्या चीज़, ये क्या है, इसके बारे में ज़रा रोशनी डालिए। दरअसल जो स्ट्रोक है वो एक तरह का ब्रेन अटैक है। जिस तरह से हमने पिछले प्रोग्राम में हार्ट अटैक की बात करी थी, जी जी जी, तो वो उसी तरह की एक कैफियत हो जाती है कि जो खून का दौरान हमारे ब्रेन में जा रहा है, वो खून का दौरान जो है वो ऑक्सीजन भी ले जा रहा है और तमाम दूसरी चीज़ें जो ब्रेन को ज़रूरत हैं। तो कभी कभी उस खून के दौरान में ब्लॉकेज या तो आ जाता है एक क्लॉट से, या फिर वो रग जो है वो बर्स्ट हो जाती है और हेमरेज हो जाता है वहाँ पे। तो उससे होता यह है कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वहाँ उस हिस्से, ब्रेन के उस हिस्से को वो रुक जाती है और वो ब्रेन में डैमेज हो जाता है। तो वो जो आपको जैसे कि मालूम है, हमारे नाज़रीन को मालूम है कि ब्रेन जो है बदन के मुख्तलिफ़ हिस्सों को कंट्रोल करता है। तो अगर उस वहाँ जो वो जो हिस्सा जो है अगर वो डैमेज हो जाता है, तो वो हमारा जो बदन का हिस्सा है वो काम करना या तो बंद कर देता है या फिर उसमें जो है प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस कैफियत को हम लोग स्ट्रोक कहते हैं। हाँ। अच्छा, ये डॉक्टर साहब बताएं कि स्ट्रोक जो है ये किस तरह से होता है, आखिर आम लोगों को ये कैसे पता चलेगा, इसकी कोई अलामात होती हैं या जैसे कि ये आम लोगों को किस तरह से इसके अलामात क्या होंगी, कैसे लोगों को पता चला कि उनको स्ट्रोक हो रहा है, कैसे ये इसकी जो है वो आम पब्लिक के लिए, आवाम के लिए हमें तक बताइए इसको। ठीक है, देखिए स्ट्रोक के जो सिम्टम्स हैं वो बहुत एक वाइड स्पेक्ट्रम है, वेरी करते हैं। लेकिन जो कॉमनेस्ट जो स्ट्रोक का जो सिम्टम है वो है वीकनेस। तो वीकनेस जो है वो बदन का वो हिस्सा जो है उसमें वीकनेस हो जाती है या फिर वो बिल्कुल ही उसको काम करना बंद कर देता है। हाथ में, पाँव में कभी कभी क्या होता है कि एक साइड में जो है पूरा हाफ ऑफ द बॉडी जो है वो फंक्शन करना बंद हो जाती है। दूसरे जो उसके जो सिम्टम्स हैं वो ये हैं कि नमनेस हो जाती है, नमनेस फीलिंग हो जाती है, स्पीच का प्रॉब्लम हो जाता है, स्वॉलोइंग की डिफ़िकल्टी होने लगती है, विजन में प्रॉब्लम होते हैं और फेशियल जो है मुंह एक तरह से जो है वीक हो जाता है। कभी कभी बहुत सीवियर हेडेक हो जाता है, चूँकि बिकॉज़ अगर जो है हेमरेज हुआ है तो उसकी वजह से। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। एक आपने कैंपेन, पता नहीं हमारे नाजरीन ने सुना कि नहीं, वो फास्ट कैंपेन जो है। जी जी बताइए, फास्ट कैंपेन क्या है? जी हाँ, तो ये एक अवेयरनेस कैंपेन है जिसमें कि पब्लिक को अवेयर करना है कि भाई आप जो हैं स्ट्रोक को कैसे पहचानें
जी। और अगर कोई शुबा है तो फिर क्या करें। तो फास्ट कंप्लेन जो है वो उसका जो निमोनिक्स है वो FAST, तो उसमें यह है कि F से जो है आप देखें कि फेशियल पे वीकनेस तो नहीं है जी। तो उसमें आप अगर लग रहा है कि उससे कहें कि स्माइल करो तो एक तरफ से वीकनेस है। A जो है वो आर्म से टैली करता है कि साहब आप कहें कि आर्म अपने उठाओ, अगर नहीं उठा पा रहे हैं तो वो प्रॉब्लम है। S से जो है वो स्पीच की कोई प्रॉब्लम है। जी। तो अगर इनमें से एक भी कुछ है या तीनों हैं तो आप जो है T फॉर टाइम टू एक्ट, फिर आप देर न करें साहब। जी जी जी। फिर आप जो है 999 डायल करें। जी 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 जी। नाज़रीन, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि फास्ट की कंपेन यानी कि अगर स्ट्रोक के अलामात का पहचानना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आप ख़ुद को ये स्ट्रोक के अलामात हो रहे हों, आपकी फैमिली के किसी मेंबर को भी हो सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जो प्रोग्राम है इसी हवाले से हमारी अब जो टेलीफोन की लाइन्स हैं वो खुला चाहती हैं। आप जो है वो हमसे सवालात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब भी फरमा रहे थे कि फ़ास्ट कंपेन यानी कि आप इसको बहुत जल्दी इस अलामात को कोशिश करें कि फौरी तौर पर पहचान लें कि फेशियल वीकनेस है, फेस के ऊपर वीकनेस हो रही है, और इसके अलावा जो है कोई विजन में कोई डिफेक्ट आ रहा है। ये स्ट्रोक जो है जिसे फालिज उर्दू में कहते हैं, जिस्म के किसी हिस्से को भी इफ़ेक्ट कर सकती है। आपके राइट साइड के ऊपर भी वीकनेस होती है, राइट बाजू में वीकनेस हो, या आपके राइट साइड के फेस के ऊपर या मुंह के ऊपर वीकनेस हो, या इस तरह की जो अलामात हों। तो चाहे आप बाज़ औक़ात ये होता है कि फैमिली मेम्बर उस वीकनेस को जो है अलामात को जो देख लेते हैं, लेकिन ख़ुद पेशेंट बाज़ औक़ात इसको नहीं करता। तो हम ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज के प्रोग्राम्स के तवासुत से हम आप तक ये मैसेज पहुँचाएँ कि आप जो है इस मोज़ी मरद की अलामात को बहुत पहचानें, और जल्द से जल्द अगर आपको शक है कि ये स्ट्रोक है तो बस देर मत कीजिए, फ़ौरी तौर पर इसकी जो है वो एम्बुलेंस को 999 को डायल कीजिए और उनको बुलाइए। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे फिर आगे ये करूँगा इसके बाद कि ये बताएं कि ये जैसे आप बता रहे थे कि जब अगर कोई आदमी या हमारा कोई पेशेंट जो है वो कोई सस्पेक्ट कर रहा है कि स्ट्रोक उसको हो रहा है, तो जैसे आपने कहा कि फास्ट एक्ट करना चाहिए और फौरी तौर पे जो इमरजेंसी को बुलाएं। इमरजेंसी अगर हेल्प नहीं, अगर ये फास्ट एक्ट जो कंपेन पे अगर किसी को, जैसे आज हमारे बेशुमार नाज़रीन को हो सकता है इसका ना पता हो, जैसे आपने बताया, अगर इसमें डिले हो जाए, अगर उन्होंने ना एम्बुलेंस को किया, तो आप इतनी जो इसकी इंपॉर्टेंस करें कि फ़ौरन 999 एम्बुलेंस बुलाएं। तो इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालें कि आखिर इसके क्या हैं। अगर फौरी तौर पे जो है वो पेशेंट ने एक्ट ना किया तो क्या इसके कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, स्ट्रोक जो है जैसे मैंने कि बताया कि अगर ब्लॉकेज हो जाता है तो वो हिस्सा ब्रेन का डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो अगर हमें ट्रीटमेंट जल्दी मुहैया हो गया तो ये मुमकिन है कि ब्रेन पूरा डैमेज ना हो, या जो है उस जो डैमेज है उसकी रिकवरी भी हो जी। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर कोई शुबा है तो उसको फ़ौरन ही उसका इलाज हो, उसको इन्वेस्टिगेट करें तो उसका ट्रीटमेंट जो है शुरू हो जाए। अब ब्लीडिंग भी होती है स्ट्रोक में, जिसे हम लोग ब्रेन हेमरेज कहते हैं। जी जी। तो अगर शुबा है तो अगर फ़ौरन ही उसका जो है हमें डायग्नोज हो गया तो कई तरह के ट्रीटमेंट शुरू किए जा सकते हैं जिससे कि ब्लीडिंग को रोकें। जी। अगर वो ब्लीडिंग वक्त पे रुक जाती है तो हमारा जो डैमेज है वो लिमिटेड हो जाता है। कभी कभी यही होता है कि बाज़ औक़ात में कि वो स्ट्रोक हुआ और डिले हुआ, उसमें ब्लीडिंग होती रही, तो उससे क्या होता है कि वो फिर उसके जो नुकसानात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और वो कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी लाइफ लॉन्ग जो है आप डिसेबिलिटी हो जाती है, कोई भी उसके रिकवरी के चांसेस नहीं होते हैं। और कुछ बाज़ औक़ात में क्या होता है कि और भी वर्स हो सकता है, इंसान की जान को ख़तरा हो सकता है और जान पे भी बनाती है। जी हाँ। जैसे नाज़रीन डॉक्टर साहब ने कहा कि इसकी अलामात का पहचानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने फौरी तौर पर स्पॉट कर लिया कि वाकई आपको स्ट्रोक हो रहा है और आपने फौरी तौर पर जो है वो हेल्प कर ली, हॉस्पिटल आप मौके पर पहुंच गए। स्ट्रोक की जो है वो डिफरेंट जो है वो रीज़न्स होते हैं। जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि इसके अंदर एक खून का लोथड़ा खून की नाली से निकल करके वो भी ब्रेन के किसी हिस्से में जा करके कर सकता है, और उसके लिए जो है वो हॉस्पिटल में पहुँचना है। इसके ऊपर ट्रीटमेंट के ऊपर थोड़ी देर में अभी बात करेंगे, लेकिन मेन पॉइंट इसलिए मैं इंपॉर्टेंस आपको बता रहा था कि अलामात का जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनकी अलामात को पहचान लेंगे और फौरी तौर पर आप जो है वो आपको इसकी हेल्प मिल जाएगी, तो फिर जो है वो आपकी जो है वो डिसेबिलिटी से या परमानेंट मोहताजी से, जो स्ट्रोक का एक कंसिक्वेंसेस होते हैं कि ये परमानेंट मोहताजी या डिसेबिलिटी हो जाती है लोगों की लेग या
आर्म की वीकनेस के अंदर, उससे बचा जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि मेरे कुछ पेशेंट जो हैं वो जैसे आप कह रहे थे कि फेशियल वीकनेस होती है, जी जी, तो एक और भी कंडीशन है जिसके अंदर भी मैंने चंद पेशेंट देखे हैं कि वो फेशियल वीकनेस के साथ आते हैं, लेकिन वो कुछ इससे मिलती जुलती बीमारी होती है, लोग उसमें मुगालता खा जाते हैं कि जी ये भी शायद स्ट्रोक ही हो रहा है। जी जी, वो जी। कौन सी भी उस बीमारी का क्या नाम है, और उससे ज़रा कंपेयर करके बताइए कि लोग कैसे इसको जो है वो डिफ्रेंशिएट करें कि फेशियल वीकनेस ये स्ट्रोक है या कोई दूसरी वाली बीमारी है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक और बीमारी है जिसको हम लोग बेल्स पॉल्सी कहते हैं। जी जी जी। तो उसमें क्या होता है कि वो भी जो है सडन ऑनसेट होता है कि आपकी फेस में एक तरफ से वीकनेस आ जाती है। तो आम तौर पे हम लोग जो है वो कहते हैं साहब मुंह टेढ़ा हो गया है, और इसे उर्दू में लकवा कहते हैं। हाँ, कहते हैं कि साहब लकवा हो गया। तो जाहिर सी बात है कि ये इससे क्या होता है कि सब घबरा जाते हैं। जी जी। तो ये डिफरेंट कंडीशन है, ये ब्रेन से नहीं ताल्लुक़ है, ये आपकी जो नसें हैं जो चेहरे की, उस पर एक वायरस का अटैक होता है और उसकी वजह से हो जाती है। आपको मैं बताऊं, ये हमारे घर का भी किस्सा है कि हमारी एक जो कज़िन हैं, तो इनको जो है ये एकदम से बेल्स पॉल्सी हो गई, और वो सब घबरा गए सब घर में जो है वो कि साहब ये तो इतनी यंग है अभी और इसको जो है एकदम से फालिज हो गया है। तो खैर अल्लाह का शुक्र से कि वो उसकी फ़ौरन जो है डॉक्टर को दिखाया और इलाज हुआ, माशाल्लाह ठीक है बिल्कुल। लेकिन अगर ऐसा कोई भी शुबा भी है मेरे ख्याल से, तो आप डॉक्टर को कांटेक्ट ज़रूर करें, है ना। अगर वो भी अच्छा, वो जो बीमारियाँ जो बेल्स पॉल्सी होती है वो फेशियल नर्व वीकनेस की वजह से, तो उसमें भी अगर जल्दी इलाज हो तो उसकी रिकवरी है। जी हाँ, तो वो टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ नाज़रीन, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि बाज़ औक़ात जो है बड़ा मुश्किल होता है इसको डिफ्रेंशिएट करना कि फेशियल पैल्सी जिसको कहते हैं, बेल्स पैल्सी जिसको कहते हैं, कि उसकी वजह से ये वीकनेस हो रही है, स्ट्रोक की। अच्छा डॉक्टर साहब हमारे साथ एक कॉलर। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, आपकी आवाज़ आ रही है, बोलिए, सवाल कीजिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी आवाज़ आ रही है आपकी, आप बोलिए, सवाल कीजिए। यस वी कैन हेयर यू, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। अच्छा ड्रॉप हो गए। अच्छा डॉक्टर साहब उसके अलावा ये बताएं कि ये इसकी स्ट्रोक की जो है फालिज की कोई ख़ास एज है, जैसे कहते हैं कि जो ओवर 65 में ज़्यादा होता है, और ये इसके रिस्क फैक्टर बताएं कि आखिर कौन से ऐसे लोग हैं जो उनको रिस्क है स्ट्रोक का या फालिज होने का बहुत ज़्यादा ख़तरात हैं, और कोई ख़ास उम्र है या उम्र के अलावा और कौन कौन से खदशात हैं या कैसी जो हैं वो रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, इसके बारे में ज़रा ठीक है। देखिए ये ज़्यादातर जो स्ट्रोक में क्लियर नहीं होता है कि क्यों स्ट्रोक हुआ, है ना। लेकिन हाँ कुछ रिस्क फैक्टर ज़रूर हैं, अगर वो रिस्क फैक्टर हैं तो स्ट्रोक के इम्कान ज़्यादा हो जाते हैं। एक चीज़ मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि जो फालिज होता है, और हम आम तौर पे कहते हैं कि साहब बहुत स्ट्रेस हुआ और उसकी वजह से जो है वो फालिज हो गया, तो एक कोई कंक्लूसिव जो है डायरेक्ट लिंक नहीं है कि साहब स्ट्रोक जो है वो स्ट्रेस की वजह से हुआ। दोबारा आइए। तो हेलो अस्सलाम, सॉरी डॉक्टर साहब नहीं कोई बात आपको एक हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो यस वी कैन हेयर यू, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। कैन यू would you kindly tell your name and where you calling from please? Hello? Yes, hello. He had a stroke 6 years ago. Okay. Yes, we can hear you. You carry on. Okay, right. Okay. We are listening to you. We listen to your question first, then we answer it. Right, and does it get to how? Okay, starts. In the night, okay, he gets really sweaty. He gets so saturated. Is this part of the stroke? What is it? Sorry, I'm just not clear. So you said you had a stroke how many years ago? 6 years ago. And now the nighttime symptoms, you mainly having a sweating and you feel unwell. Yes, very sweaty. Right. Okay. But the weakness actually has improved. Have you recovered? Not me, it's my father. All right, okay, sorry. The weakness, yeah, he slowed down into his walking. He's lost his voice, okay? Okay. But his mobility is slowing down now. Okay. But in the night, he's really saturated, he gets wet. And I'm just wondering if it's something to do with the stroke? We will ask our specialist to answer that question. Thank you very much. Okay. Dr. Saab, basically she was asking that her father had a stroke
6 years ago, and now his main symptom, mainly at the night time, he has profusely sweating. So sister was asking, that's either due to the stroke or any other reason? जी हाँ, नहीं, मैं बस सिस्टर जो हमारी थी, मैं दुआ करूँगा उनके वालिद को अल्लाह ताला सेहत जल्दी से अता करे। ज़रूरी नहीं है कि वो स्ट्रोक की वजह से हो। हाँ डॉक्टर साहब, जवाब इंग्लिश में दें, शायद सिस्टर को शायद इंग्लिश में बेहतर समझ जाए। या नो प्रॉब्लम। It's not necessary that the sweating which he's been experiencing is due to stroke. There could be a number of other reasons as well, really. A stroke per se perhaps would not lead to just sweating symptoms at night. My advice would be to perhaps discuss it with their own GP and see whether there are some sweating symptoms, sweating problem there. Couple of things indirectly related, and one of them could be blood pressure monitoring. Sometimes high blood pressure can lead to vasodilatation and then sweating and so on. But she must discuss with her own GP. Thank you very much. I think, sister, you would have understand like Dr. Saab said, sweating could be a number of reasons. So it's really very difficult to say as that the sweating is not necessarily due to the stroke, and maybe a number of other reasons can cause the profuse sweating. We would advise you to contact your GP to have a more discussion with them and be more detailed, and they will be able to investigate it further. Thank you very much. डॉक्टर साहब, मैं आपसे जिक्र कर रहा था, आप रिस्क फैक्टर के बारे में पूछ रहे थे। बात कर रहे थे कि कौन कौन से लोग हैं और क्या रीजन हैं इसके। तो जो रिस्क फैक्टर हैं, एक तो चीज़ ये है कि कॉमन है 65 के बाद ज़्यादातर, लेकिन जो है अभी पिछले कुछ सालों से हम यंग पेशेंट में भी देख रहे हैं, और ख़ास करके अपने एशियन कम्युनिटी में भी जो है यंगर एज ग्रुप जो है वो भी उनको जो है वो अनफॉर्चुनेटली स्ट्रोक हो रहे हैं। तो जो कॉमनेस्ट जो रिस्क फैक्टर है वो है ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर जो है एक रिस्क फैक्टर है। स्मोकिंग इज़ अनदर रिस्क फैक्टर। ओबेसिटी जो मोटापा है। डायबिटीज़ जो है कि अलग इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है। हाई कोलेस्ट्रॉल इज़ अनदर रिस्क फैक्टर। और जो सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है, लेस फिजिकल एक्टिविटी है। उसके बाद जो है जो कुछ और इनडायरेक्ट रिस्क फैक्टर है, उसमें फैमिली हिस्ट्री है, जो आपके जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं जिनको स्ट्रोक हुआ है और बिफोर 60 अगर हुआ है तो रिस्क ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और हमारी जो जेनेटिक एथनिसिटी जो है, जेनेटिक मेकअप है, जो इज़ मोर कॉमन इन एशियंस एंड अफ्रो कैरिबियन रेस। तो जैसे कि आप बता रहे थे कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है, जो सिगरेट पीते हैं और जो मोटापा है, ये इसके लिए मेनली जो है रिस्क फैक्टर्स हैं। हमारी कम्युनिटी के अंदर मैंने देखा है कि हमारी जो साउथ एशियन कम्युनिटीज़ हैं, अपने पाकिस्तानी हैं, उनमें काफ़ी ये फालिश का जो है मरज़ काफ़ी कॉमन है। उसमें उसके क्या असबाब हैं डॉक्टर साहब के आखिरी हमारी कम्युनिटी में बहुत क्यों ज़्यादा क्या है, और इसके जो है बारे में उसके ऊपर रोशनी डालिए कुछ, और कैसे हमारी कम्युनिटी जो है इससे बचे और क्या करें। देखिए, एक चीज़ तो ये है कि वो हमारा जो एथनिसिटी है वो हमें हाई रिस्क में खुद ही लाती है। वो कुदरती तौर पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते इसके लिए, लेकिन जी हाँ, तो वो लेकिन जो दूसरी चीज़ें हैं दैट हैज़ टू बी आपका जो लाइफ स्टाइल है, जो हम लोगों का जो लाइफ स्टाइल है, वो मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम इज़ बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो, कि उसमें देन इट कम्स बैक टू हमारी जो डाइट है वो रिच है बहुत ज़्यादा, उसके अंदर जो है फैटी ज़्यादा है। हमारे जो हमारी जो डायबिटीज़ की जो, तो आप क्या कहेंगे नाजरीन से कि जनाब मुर्गन के साम ये मुर्गे चुर्गे और बड़े समोसे खाना छोड़ दें? एक हेल्दी बैलेंस होना चाहिए। हाँ, तो वो जो कैलोरी अगर आपने एक्स्ट्रा उसमें से डाइट से ली है तो वो मेक श्योर कि यू बर्न इट। It becomes more important after 40। तो उसमें क्या है कि इस चीज़ों को जो रिस्क जो फैक्टर्स हैं उसको कम किया जा सकता है और स्ट्रोक से बचा भी जा सकता है। जी हाँ, अगर ब्लड प्रेशर की खुदा न खास्ता प्रॉब्लम डायग्नोस होती है, उससे घबराएं नहीं और डिनाइल में ना रहें, बल्कि उससे लड़ें। और उसके बाद जो है अगर दवा ब्लड प्रेशर की चल रही है तो पाबंदी से खाएं, ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग करें। आजकल तो मॉनिटर्स आ गए हैं और घर पे भी मॉनिटर कर सकते हैं। हमारे कितने मरीज़ हैं जो अपने घर से मॉनिटर करके रीडिंग्स लेके आते हैं हमारे पास हैं। रोज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, हफ्ते में एक बार दो बार ज़रूर देखें अगर, तो इस तरह खुद मॉनिटर कर सकते हैं। तो अगर वो कंट्रोल में रहता है, हमारा वज़न कंट्रोल में रहता है, हमारी डाइट जो है वो बेहतर हो जाती है,
हम लोग जो है एक्सरसाइज करना ज़्यादा शुरू करते हैं तो सिग्निफिकेंटली जो है हम अपने रिस्क कम कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। जैसे नाज़रीन, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि रिस्क फैक्टर्स तो हैं बहुत सारे, और हमारी जो ख़ास तौर से जो कम्युनिटी है हमारे पास साउथ एशियन, जिसमें पाकिस्तानी हैं, बंगाली हैं या इंडियंस हैं, उनमें जो है वो जेनेटिकल फैक्टर मौजूद है, जीन जो कि वो फैमिली से कैरी कर रहे हैं। उसको तो ज़ाहिर है जो एक जेनेटिकली एथनिक फैक्टर है उसको तो आप नहीं कम कर सकते, लेकिन जो लाइफ स्टाइल है हमारा वो सबसे ज़्यादा इसका रिस्क फैक्टर्स है कि हम एक्सरसाइज बहुत कम करते हैं, मुर्गन ग़िज़ाएँ बहुत ज़्यादा खाते हैं, और अगर आपको जो है वो ब्लड प्रेशर है और आपको जो है वो डायबिटीज़ है और अगर कोलेस्ट्रॉल है, तो ये चीज़ें सारी जो हैं आपके लिए स्ट्रोक का जो है वो सबब बन सकती हैं। तो जैसे कि डॉक्टर साहब एक कॉल आई डॉक्टर साहब ज़रा। जी हाँ जी, हाँ बिल्कुल। वालेकुम अस्सलाम। यस वी कैन हेयर यू। जी नाम बताइए और सवाल। मैं अब्बास बात कर रहा हूँ मडागास्कर से। मडागास्कर से, अच्छा माशाल्लाह। जी बताएं। जी बताइए। मेरा एक सवाल था कि मेरी मदर को जो है वो हल्के हल्के स्ट्रोक्स आते हैं, और उनको जो डॉक्टर ने, न्यूरोलॉजिस्ट ने उनको जो रिकॉग्नाइज किया है वो सेरेब्रल पाल्सी। अच्छा जी, वो उन्होंने उसको रिकॉग्नाइज किया है। तो बस वो कह रहे हैं कि ये लाइलाज है। तो बस मुझे ये आपसे पूछना है कि आपके कुछ सजेस्ट करेंगे कि इसका है कोई हल है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? मुझे जी थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब ये कॉलर थे जो वो पूछ रहे थे अब्बास साहब के जो है वो इनके जो है वो फादर हैं, उनको बार बार स्ट्रोक फालिज के मदर को जो है बार बार अटैक्स होते हैं, और न्यूरोलॉजिस्ट को उन्होंने दिखाया था और न्यूरोलॉजिस्ट ने उनको सेरेब्रल पैल्सी जो है वो डायग्नोज किया। सेरेब्रल पैल्सी तो इसके बारे में बताएं कि ये तो एक डिफरेंट बीमारी है। हाँ, सेरेब्रल पैल्सी तो एक बिल्कुल मुख्तलिफ टॉपिक है। ये जो अब्बास साहब ने कहा कि वो उन जो बार बार स्ट्रोक आ रहे हैं, तो मेरा अगर ख़याल ये है कि ये अगर वो जैसे कि स्ट्रोक की कैफियत होती है उसके बाद जो है वो ठीक भी हो जाती है। जी। और जो है बॉडी के तमाम हिस्से फंक्शन करने लगते हैं नॉर्मली, तो वो एक हम इस बात पे बात भी कर सकते हैं अभी कि वो एक हम लोग कहते हैं मिनी स्ट्रोक की जिसे कहते हैं ना, जैसे हम लोग मेडिकल टर्म में तो TIA बोलते हैं, जैसे ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक्स। तो वो एक तरह के वार्निंग साइंस होते हैं, माइनर स्ट्रोक जिसे कहेंगे, मिनी स्ट्रोक, फालिज का हल्का सा हमला। जी। तो उसमें होता ये है कि बिल्कुल मोमेंटरली तौर पे जो है बदन, वो जो ब्रेन का हिस्सा है वो अफेक्टेड हुआ, लेकिन वो ठीक भी हो जाता है। जी। तो वो जो वीकनेस कभी कभी आ जाती है, या ब्लड विजन हो जाता है, या फेशियल वीकनेस हो जाती है, लेकिन वो विदिन 24 आवर ठीक भी हो जाती है। तो अगर बस आप जो कह रहे थे कि अगर जो पीरियड जो है उसमें वीकनेस हुई उसके बाद बिल्कुल ठीक हो गए माशाल्लाह, तो वो हो सकता है मिनी स्ट्रोक भी, क्योंकि सेरेब्रल पाल्सी एक स्पेसिफिक कंडीशन है जो कि ब्रेन को अफेक्ट करती है, लेकिन वो ठीक उसमें बीच के जो दौर वो जो इंटरमिटेंट नहीं होती है। सॉरी डॉक्टर साहब इंटरप्ट करूंगा, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप टीवी की आवाज़ प्लीज़ डोंट माइंड ना करें तो टीवी की आवाज़ कम कर दीजिए और सवाल अपना नाम बताइए और सवाल कीजिए। हेलो, आपके टीवी की आवाज़ बहुत ज़्यादा है, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, तो आप टीवी का वॉल्यूम कम करके हमसे बात कीजिए। हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही है, आप टीवी का वॉल्यूम करके हमसे सवाल कीजिए प्लीज़। हेलो आवाज़ आ रही है आपकी, बोलते रहिए। ओके, एक और कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम जुलेखा है, मैं ब्रिस्टल से बात कर रही हूँ। जी अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी, बताइए। जी, मैंने अपनी वालदा के बारे में बात करनी थी। उन्हें फाइब्रोमाइल्जिया की प्रॉब्लम है और डॉक्टर्स ने बोला कि इनका कोई इलाज नहीं है, तो क्या आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? फाइब्रोमाइल्जिया की, अच्छा फाइब्रोमाइल्जिया, सॉरी फाइब्रोमाइल्जिया के, तो मैं आज चूँकि हमारा टॉपिक इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं डॉक्टर साहब से कहूँगा थोड़ी सी रोशनी डाल दें इसके ऊपर, अगर हमें टाइम मिला तो उसका ज़रूर बताएंगे आपको। शुक्रिया सिस्टर, बहुत सिस्टर, शुक्रिया बहुत आपको।
डॉक्टर साहब, जैसे कि बात तो स्ट्रोक के ऊपर नाज़रीन हमारी हो रही है, और मैं आपसे फिर एक बार ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हम जो है वो जो टॉपिक से रिलेटेड आप अगर सवाल करें तो हम नाहिंताहे मशकूर होंगे आपके। डॉक्टर साहब, थोड़ा सी ज़रा रोशनी डालिए। सिस्टर ने चूँकि अब इतनी दोस्त से सवाल किया, आप पूछ रही थी कि उनकी मदर को जो है फाइब्रोमाइल्जिया है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा बता दीजिए कि क्या है। फाइब्रोमाइल्जिया बिल्कुल ही एक मुख्तलिफ बीमारी है, और इसको क्रोनिक फैटीग सिंड्रोम या ME भी कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो ऐसा नहीं है कि पूरा एक हिस्सा बदन का वीकनेस हो जाए, बिल्कुल पूरे बदन में जो है टायर्डनेस लगती है। एक स्पेक्ट्रम ऑफ सिंड्रोम्स हैं, सिम्टम्स हैं, जिसमें कि टायर्डनेस हो जाती है, जोड़ों में दर्द होता है, लो मूड हो जाता है। तो वो एक अलग तरह की ये बीमारी है, और इसका कोई कॉज नहीं है अभी। जी हाँ सिस्टर, इसके ऊपर इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम है। हम इंशाल्लाह फाइब्रोमाइल्जिया के ऊपर एक हमारी एशियन कम्युनिटी में एक डिजीज़ बहुत कॉमन है, और ख़ास तौर से ख़वातीन के अंदर हमारा प्रोग्राम है। इंशाल्लाह आप प्रोग्राम हर सैटरडे देखते रहिए। हम इसके ऊपर एक स्पेशल फुल प्रोग्राम इंशाल्लाह करेंगे फाइब्रोमाइल्जिया के ऊपर, उसके तफसील से आपके इसके बारे में बताएँगे। एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, नाम बताइए प्लीज़, कौन कहाँ से बोल रहे हैं? Okay, can you tell your name please and your destination and what's your question? Afzal from Bradford. Okay. I want to ask you, the space satellite that you got that's causing physical body harms. Do you ever know about that, all these doctors that you're doing? Because you may as well go find out about the space satellite that can cause physical body harms to you, or you can blink your eyes out by picture graphics, or can talk to you in your ear, or cause body harms to legs, arms, or pains. So I think that you might as well go find out about your new law and order. I couldn't understand the question, I'm afraid. I'm really could not sorry. understand as well. The only thing I understand is the leg and pain and thing. I'm very sorry, brother. We didn't quite understand your question, what you are asking. So please accept my apology. डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स और उसके ऊपर डाइट पे, और इसके अलावा आप जो हैं ये बताएं डॉक्टर साहब कि इसकी ट्रीटमेंट स्ट्रोक की क्या है। अगर किसी को फालिज हो जाता है, जैसे कि आप बता रहे थे कि हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है, फौरी तौर पे एम्बुलेंस कार करें, हॉस्पिटल पहुंच जाएं, तो इसकी ट्रीटमेंट और इलाज क्या है इसका? जी बिल्कुल। जो स्ट्रोक सर्विसेज, कुछ लोग कहते हैं जी स्ट्रोक जो है वो लाइलाज है, इसका कुछ इलाज नहीं हो सकता, अब हो गया तो आपको वीकनेस रहेगी, और ये है तो ज़रा काफ़ी देखिए, आपने जैसे अपने शुरू के जो इंट्रोडक्शन में कहा था कि 150,000 जो हैं वो स्ट्रोक होते हैं, तो उसमें करीब 70 to 80% जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली इतने सीवियर अटैक होते हैं कि ओवर 65 की बात कर रहा हूँ मैं, कि वो देन दे हैव सम काइंड ऑफ डिसेबिलिटी आफ्टरवर्ड्स। तो स्ट्रोक का जो इलाज, जैसे कि जो कैंपेन जो है वो शुरू हुआ था 2009 में, फिर उसके बाद से चल रहा है अभी तक, तो उसमें वही सब लोग कह रहे हैं कि जितनी जल्दी इलाज हो, तो स्ट्रोक सर्विसेज जो है ना वो प्रोफाउंड इम्पैक्ट हो सकता है रिकवरी के चांस का। जी। तो रिकवरी डिपेंड करती है कि किस बदन के ब्रेन कौन सा बदन का हिस्सा मुतासिर हुआ है। जी हाँ, और ब्रेन का कौन सा पार्ट हुआ है मुतासिर, और किस टाइप का स्ट्रोक है, ये अगर हेमरेज हुआ है या कि ब्लड क्लॉट जो है उससे जो है ब्लॉकेज हुआ है। जी जी। तो जो इमीडिएट जो वो है ये कि वो उसको जो है क्लॉट बस्टिंग जो मेडिकेशंस होती हैं, अगर फ़ौरन उसका CT स्कैन होके या स्कैन होके पता चलता है कि साहब ये हेमरेज की वजह से है या ब्लॉकेज की वजह से है, वो ट्रीटमेंट फिर उसी हिसाब से करते हैं। अगर ब्लॉकेज की वजह से है तो उसको क्लॉट बस्टिंग ड्रग्स देते हैं, अगर हेमरेज है तो कभी कभी इमरजेंसी सर्जरी करने की नौबत आती है कि साहब वो जो हेमरेज है, जो ब्लड जो उसका क्लॉटेड ब्लड है वो निकाल लिया जाए, जिससे कि ब्रेन में स्वेलिंग ना आए और रिकवरी फिर उस रिकवरी पॉसिबल है उसके बाद। एक और कॉलर मौजूद है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, ड्रॉप हो गए। अच्छा, जैसे कि आप डॉक्टर साहब बता रहे थे कि इलाज जो है वो मेनली डिपेंड करता है कि इसका रीज़न क्या है। जैसे आप बता रहे थे कि 2 टाइप की स्ट्रोक है, अगर ब्लड क्लॉट है तो उसके लिए
जो है वो क्या नाम है ब्लड थिनिंग जो दवाएं हैं खून का पतला करने के इंजेक्शन स्पेशलिस्ट डॉक्टर लगाते हैं। जी। तो अगर जितनी जल्दी हॉस्पिटल में पहुंच जाएं तो मैसेज वहीं जाता है जो आपने शुरू में कहा था कि फास्ट कंपेन कि फौरी तौर पे स्ट्रोक को जो है वो 999 डायल करें और जनाब हॉस्पिटल पहुँचे। जी हाँ, जी हाँ। और अगर ब्रेन हेमरेज हुई है, अगर खून की वजह से है, तो इलाज भी उसी पे डिपेंड करता है। तो ताकि इस्टेब्लिश हो फौरी तौर पर हॉस्पिटल कहें, ब्रेन का स्कैन हो और पता चले कि रीजंस क्या हैं। और इससे रिकवरी जो है अभी तो मैंने देखा है और स्टैटिस्टिक्स भी ये कह रही हैं कि हमारी जो आवाम है यहाँ पर स्पेशली यूके में वो काफ़ी अवेयर है जी। और ये जो कैंपेन जो इज़ अ फैंटास्टिक कैंपेन फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ कि उससे भी काफ़ी जो है अवेयरनेस बढ़ी है। जी, कई लैंग्वेज में जो है ये कैंपेन शुरू हुआ, तो उसमें जो है लोगों को एकदम से शुबा हो जाता है कि जनाब साहब आपको इंटरप्ट करूंगा, एक और कॉलर मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन कहाँ से बोल रही हैं, नाम बताइएगा प्लीज़। मैं आयशा बात कर रही हूँ चकवाल से, पाकिस्तान से। जी। तो ये मेरी काफी अर्से से अब इस सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और वो ऐसे आग सी है, कान वाली साइड से गर्दन से होके ना तो ऊपर आधे सर में दर्द है। अच्छा। तो क्या आपको फालिज हुआ था? आपको फालिज का हमला हुआ था सिस्टर? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। सिर्फ दर्द होता है एक साइड पे, राइट साइड पे आपके हर दर्द होता है, आप कह रही हैं? ये 2 साल से है और उसकी वजह से ना मेरी पूरी बॉडी भी ना जाम रहती है। और वो ऐसे फील होता है कि ये हड्डियां वगैरह जो है ना सुन्न हो रही हैं या जबड़े वगैरह भी सुन्न हो जाते हैं और कान के पीछे से दपश महसूस होती है। अच्छा। तो ये सिर्फ एक राइट साइड के ऊपर दर्द सर के आपके दर्द होता है या लेफ्ट साइड के ऊपर या पूरे सर में दर्द होता है? अभी पहले हाथ सर में होता था, अभी वाली साइड पे हाथ सर में, और अभी ना दरमियान में आ गया है, दरमियान में। जी। तो उसके साथ आपको मतली उल्टी वगैरह भी होती है? हाँ, मतली वगैरह पहले होती थी और अभी नहीं होती है। लाइट हर्ट करती है जब आप लाइट आपकी जाती है तो रोशनी आपको तब पसंद करती है कि डार्क में बैठना पसंद करती है? हाँ, लाइट जब जाती है तो दिल घबराता है काफी। जी सिस्टर, शुक्रिया बहुत बहुत आपकी कॉल का। ये जो है वो सिस्टर मेरा ख्याल है माइग्रेन की डॉक्टर साहब से बात कर रही थी कि जो इनके सिम्टम्स हैं हेडेक के हैं। सिस्टर, आपका जो सवाल है वो हमारे टॉपिक से आज थोड़ा सा रेलेवेंट है। आज हम स्ट्रोक और फालिज के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन चूँकि वो आपने डॉक्टर साहब बात की थी ना कि स्ट्रोक जो है वो उसमें वीकनेस होती है, तो मेरा ख्याल है सिस्टर कह रही थी कि पूरा जिस्म उनका जो है वो कमज़ोर फील करता है। जी हाँ, और दर्द होता है। तो थोड़ी सी ज़रा इसको सिस्टर्स को बता दीजिए ताकि ये अपनी वहाँ लोकल डॉक्टर से हेल्प करें। जी हाँ, नहीं अगर ये डिफरेंशिएट कर दें थोड़ा सा फालिज से इसको। जी हाँ, नहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये इसमें खुदा न खास्ता कोई फालिज की बात हो या स्ट्रोक से कोई एसोसिएशन है इसका। जो हमारी बहन ने बताया तो उनके सिम्टम्स जो हैं वो हेडेक्स के हैं मेनली, और वो 2 साल से चल रहे हैं। और जब भी अटैक होता है तो कभी कभी बिल्कुल इनकैपेसिटेट कर देते हैं उनको, हैं कि फंक्शन नहीं कर पाती हैं वो। तो ये इसके कई कॉज हो सकते, कई भी वजह हो सकती है। माइग्रेन जैसे आपने कहा कि सॉरी डॉक्टर साहब आपको इंटरप्ट करूंगा, एक और कॉलर है हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन कहाँ से बोल रही हूँ? मैं लंदन से बोल रही हूँ। जी मैं डायबिटिक हूँ 15-16 साल से। जी ते अभी इस वक्त जो है ना मेरा दिल बहुत घटी जाना है। अच्छा। ते और केड़े सी की सिम्टम ने तानू और दसो थोड़ा जो और सवाल की करना चाहती हूँ? पूरी बॉडी में दर्द होना ने। अच्छा, ते किथे कमजोरी कोई बॉडी का हिस्सा कमजोर हो जाता है, की होना है? जी, बॉडी बिल्कुल जिंगा ताकत नहीं रहनी ने, एक बोन बहुत दर्द रहना ने। अच्छा, ते कोई फालिज की शिकायत नहीं कदे तानू हुई? नहीं आले नहीं हुई है। ते तारा छोटी गल होनी है ते दिल घटा नहीं पैना ने। अच्छा ठीक है जी, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਰੱਖੋ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸਿਸਟਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਅਗੇਨ ਸਾਰੇ ਟਾਪਿਕ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰੀ बहुत होती है तो दिल बहुत घटता है। तो डॉक्टर साहब मुझे डॉक्टर इनका सिस्टर का लंदन से कॉल थी और वो पूछ रही थी। जी तो हमारे टॉपिक से तो रिलेटेड नहीं है इनका सवाल, लेकिन थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए कि कहीं से हेल्प ले ही है। ये कहा सिस्टर ने हमारी कि उनको डायबिटीज़ है और
अगर दर्द हैं इस तरह के तो कहना मुश्किल है इस वक्त कि किस वजह से हैं। मेरे ख्याल से इनको अपने डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। शुक्रिया डॉक्टर साहब। हाँ यही सिस्टर ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਲਿਜ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਰਦ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਫਸੀਲੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। शुक्रिया बहुत बहुत। ब्रेक अभी लेनी। अच्छा डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे इसके ऊपर कि इसकी जो है इलाज के ऊपर, ये बताएं कि आखिर इससे बचा कैसे जा सकता है, कौन इंतहाई मुज़ी मर्ज़ है और जनाब अगर हो जाए तो इसके कंसिक्वेंसेस भी बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि आदमी डिसेबल हो जाता है और डिसेबिलिटी के रिकवरी जैसे आपने कहा कि चांसेस 70% में होते हैं और कुछ लोगों में जो है रिकवरी बिल्कुल नहीं होती अगर इमदाद उनको देर से पहुँचे, तो इससे बचा कैसे जा सकता है मुज़ी मर्ज़ से? बड़ा अच्छा सवाल है। जी हाँ, देखिए दो चीज़ें हैं। एक ये कि जो हमारे रिस्क फैक्टर जो हमने आपसे पहले कहे थे, जो कि स्मोकिंग है सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है, ब्लड प्रेशर जो है उसकी प्रॉब्लम है, हमारी लाइफस्टाइल है, ओबेसिटी है। तो एक हम अपनी जो ज़िंदगी का जो लाइफस्टाइल है अगर इनमें से कोई भी रिस्क फैक्टर है तो जनाब उसको कम करें, उसको जो है उससे बचें। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोगों ने TIA और जो मिनी स्ट्रोक के बारे में अभी डिस्कस किया है, तो अगर कुछ ऐसी कैफियत आती है कभी भी लाइफ में या कि जिसमें लगता है कि साहब ये क्या हुआ, आधी मेरी जो है हाथ मेरा वीक हो गया या मेरा विजन जो है, लेकिन वो फ़ौरन ठीक भी हो गया, उसको इग्नोर ना करें। जी, उसको इग्नोर ना करें, उसको वो दैट कुड बी ए वार्निंग साइन कि बहुत से लोग करते हैं। उसमें कहते हैं कि हमारे पास कुछ मरीज़ आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमें जो है ये 1 हफ़्ता पहले ऐसा हुआ कि जो है मेरा जो है बदन एक तरह का हिस्सा जो है उसमें नमनेस हुई और बिल्कुल मैं हाथ नहीं उठा पाया अपना, और या फिर मैं जो हूँ मेरी आँख जो है वो बिल्कुल उससे दिखना बंद हो गया, लेकिन 5-10 मिनट के बाद ठीक भी हो गया वो बिल्कुल, और उसके बाद मैं एकदम काम करता रहा। तो अगर कुछ इस तरह की चीज़ है तो उसको चेक ज़रूर करवाएं। डॉक्टर साहब हमारा एक ब्रेक का टाइम हो जाता है। नाजरीन अब एक छोटा सा ब्रेक का हमारा टाइम हो रहा है, हम एक ब्रेक लेंगे। आज बात हो रही है स्ट्रोक के ऊपर, जो कि फालिज एक इंतहाई मुज़ी मर्ज़ है और इसके जो है कंसिक्वेंसेस अगर आपको खुदा न खास्ता आलम फौरी तौर पर इमदाद और ट्रीटमेंट ना हो तो कम्प्लीटली डिसेबिलिटी या मोहताजी का शिकार होना पड़ जाता है मरीज़ों को। तो इंशाल्लाह कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रखिएगा, तशरीफ़ रखिएगा। अभी एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।